बताइए कौन सा जटिल अस्थाई उत्तक है? जल्दी से जवाब दे दीजिए, आपका जवाब का हम वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या बताते हैं, क्या सोचते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश एक जटिल अस्थाई उत्तक है, और इसमें जो जटिल अस्थाई उत्तक है आपका आंसर है फ्लोएम। पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम आपका जटिल अस्थाई उत्तक है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम आपका जटिल अस्थाई उत्तक है। देखिए जटिल अस्थाई उत्तक जो है ना वो दो ही होता है, कौन कौन सा याद रखिए। जटिल अस्थाई उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जटिल उत्तक किसको कहते हैं? जटिल उत्तक उसको कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जटिल उत्तक उसको कहा जाएगा जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो। जो उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग जटिल उत्तक कहते हैं। एक होता है सरल उत्तक, जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना है उसको सरल उत्तक कहेंगे, और जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसको हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। जटिल अस्थाई उत्तक बालक दो होता है, एक होता है जो यहाँ पर आंसर है वो है आपका फ्लोएम, ध्यान से सुन लीजिए, और दूसरा जो होता है वह होता है आपका जाइलम। तो दो जटिल अस्थाई उत्तक होता है, एक होता है फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम। बाकी यहाँ पर ये तीनों जो है ये आपके अस्थाई उत्तक तो हैं। यहाँ पर देखिए यही तीन, ये कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों आपका सरल अस्थाई उत्तक है। याद रखिएगा, सरल अस्थाई उत्तक कौन कौन सा हो गया? सरल स्थायी उत्तक हो गया आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बात को ध्यान से देख लीजिएगा, सरल अस्थाई उत्तक हो गया आपका कौन कौन सा? आपका हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्यों? देखिए अस्थाई इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अगर विभाजन की क्षमता नहीं है तो उसको कहेंगे हम लोग अस्थाई। और तीन प्रकार का अस्थाई सरल उत्तक होता है। सरल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का कोशिका से बना होता है ये उत्तक। और कौन कौन सा हो जाएगा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल अस्थाई उत्तक तो इसमें भी विभाजन का क्षमता नहीं है तो अस्थाई हो गया। और दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है तो ये आपका फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों जटिल अस्थाई उत्तक के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा दोनों जटिल अस्थाई उत्तक का एग्जाम्पल है। चलिए एक बात हम आपको और बता देते हैं, फ्लोएम चार अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये चारों कोशिका का आपको नाम मालूम होगा। चलनी कोशिका, इसके बाद सह कोशिका, इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, और इसके बाद कहा जाता है फ्लोएम फाइबर। चार प्रकार का कोशिका से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार जाइलम भी चार प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो देखो ये चार चार प्रकार से मिलकर बना है, इसीलिए जटिल हो गया और विभाजन की क्षमता नहीं है तो स्थायी हो गया। चलिए पहला का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक हम आपका कमेंट को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है झूला झूलते लड़के की गति कैसी होगी? जल्दी से बालक आप लोग जवाब दे दीजिए, झूला झूलते लड़के की गति कैसी होती है? सही जवाब दे दिएगा सोच करके। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। झूला झूलते लड़के की गति होगी, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आवर्ती, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका वृत्तीय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपका असमान, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है समान। और जवाब संजीव कुमार का ऑप्शन आ रहा है ए। चलिए सही है, यूथ पावर भी आंसर दे रहे हैं ए, सुजीत कुमार का भी ए, लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती गति। देखो आवर्ती गति मतलब पीरियोडिक मोशन, जो गति एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है वो आवर्ती कहलाती है। सरल आवर्ती गति अगर सीधी रेखा में वो बार बार दोहराए तो सरल आवर्ती गति हो गया है, और अगर वो वृत्ताकार मार्ग में भी बार बार दोहराए तो वो आवर्ती है। लेकिन देखो झूला दोनों टाइप का होता है, एक जो इस टाइप से स्विंग करता है आगे पीछे जाता है, एक
बच्चा का झूला गोलाकार भी होता है, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि झूला आवर्ती गति में ही होगा, सॉरी वृत्तीय गति में ही होगा, लेकिन जितना भी झूला चाहे किसी भी प्रकार का झूला हो, अगर वो इस तरह से चल रहा है कर्व शेप में, पैराबोला में यानी परवलयाकार मार्ग में ऐसे चले, या फिर वो वृत्ताकार मार्ग में चले, हर कंडीशन में आवर्ती गति तो होगा ही। चलिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आप लोग सही जवाब भी दे दिए, आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चलिए सही जवाब आप लोग दे दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें डैश समूह में होती है। बताइए आप लोग जल्दी से फटाफट कौन सा सही आंसर होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग सब लोग सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए राम राम प्रणाम सर, सब बाद में करिएगा, आंसर दे दीजिए बालक। तीसरा नंबर का आंसर क्या होगा? अच्छा, एक निशांत कुमार समदर्शी का आ रहा है कि लोलक की गति किस प्रकार की होगी। देखो लोलक की गति, निशिकांत कुमार आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, लोलक की गति किस प्रकार की होगी, तो वो भी आवर्ती गति होगा। 1 नंबर बात सुन लो, लोलक की गति आवर्ती गति होगी, लेकिन अगर दोलन का आयाम कह दे कि बहुत बहुत कम है, आयाम तो समझ रहे होंगे, दोलन का आयाम हम बोल रहे हैं, दोलन का आयाम अगर बहुत बहुत कम हो, बहुत बहुत कम का मतलब क्या होता है कि ये आयाम ये होता है, ये आयाम हो गया, अगर ये आयाम बहुत बहुत कम होता है तो इसकी गति को हम सरल आवर्त गति भी कह सकते हैं। याद रखना, अगर पूछे सीधा सीधी कि लोलक का गति कैसा होता है तो हम कह देंगे आवर्ती, लेकिन अगर कह दे कि अगर एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में उसकी गति को हम सरल आवर्ती गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन मानते हैं। चलिए तीसरा का भी आंसर हमारे पास आ गया है और बच्चे लोग सही जवाब दे रहे हैं, आंसर हो जाएगा 8A। निष्क्रिय गैसें का मतलब हो गया अक्रिय गैसें यहाँ पर, और अक्रिय गैसों में आपको कल भी हम जैसा बताए थे कि 6 तत्व आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, और ये सब आता है 8A में। ध्यान दीजिएगा, ये सब आता है 8A में। कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बात थोड़ा सा और बता दें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम का है इसीलिए हम इसी रूप में आपको दिए हैं। जनरली 8A को बहुत सारा किताब में शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। पुराने जमाने का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 8A के बदले शून्य वर्ग का तत्व लिखा हुआ है। बात समझिए, आजकल का पीरियोडिक टेबल में शून्य वर्ग नहीं होता है, उसको 18वां वर्ग कहा जाता है। तो 8A को पहले शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता था, इसको शून्यवां वर्ग भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, इसको शून्यवां वर्ग यानी 0 ग्रुप भी कहा जाता था, और आज के डेट में इसको हम लोग 18वां वर्ग यानी 18th ग्रुप कहते हैं। आज के डेट में कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया 18th ग्रुप। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा निष्क्रिय गैसें डैश समूह में होती है, आंसर हो जाएगा 8A। निष्क्रिय गैसों के नाम आप सबको याद रहना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। देखिए अब क्या है ना कि आपके परीक्षा का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे टाइम आपका घटते जा रहा है और आपको अच्छा से तैयारी करना है ताकि एग्जाम में आप लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को बना पाए। यहां पर कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं, अच्छा एक और थोड़ा सा क्वेश्चन का एक जवाब दे लेते हैं, फिर हम एक और बात कहेंगे आपसे। एक आकाश प्रजापति हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आदर्श गैसें कौन होती हैं। देखो बाबू, जब नाम लग गया आदर्श न, तो एक बात याद रखना, ब्रह्मांड में कोई भी गैस आदर्श नहीं है। आदर्श को इंग्लिश में कहते हैं आइडियल। ब्रह्मांड में आदर्श गैस का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। जितनी भी गैसें होती हैं सब वास्तविक गैसें होती हैं। क्या बोल रहे हैं? जितनी भी गैसें होती हैं सब वास्तविक गैसें होती हैं, लेकिन एक बात और समझ लो, बहुत उच्च तापमान पर, ध्यान से सुन लेना, बहुत उच्च तापमान पर और बहुत निम्न दाब पर। क्या बोल रहे हैं? बहुत उच्च तापमान और बहुत निम्न दाब पर। रिकॉर्डिंग को बैक करके सुन लेना, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो सुन लो। बहुत उच्च तापमान पर और बहुत निम्न दाब पर कुछ वास्तविक गैसें जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ये सब आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करता है।
ठीक है। तो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करता है कब? बहुत निम्न, याद रखना, बहुत निम्न दाब और बहुत उच्च तापमान। ठीक है, तो चलिए हो गया बात। क्वेश्चन आपका उम्मीद है कि जवाब मिल चुका होगा और अब हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हम क्या बोले, 8a को शून्यवां वर्ग या 18वां वर्ग का तत्व कहा जाएगा। पहले के जमाना में इसको शून्यवां वर्ग कहते थे, 18वां। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तब कि जैसे 8a में आया तो 8b में कौन कौन सा तत्व आएगा? अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो ध्यान से सुन लेना। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 8b में कौन कौन सा आएगा, तो याद रखना वर्तमान पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से सुन लो, 8b में वर्तमान पीरियोडिक टेबल में जो आपको 8वां, 9वां और 10वां वर्ग में तत्व दिख रहा है वो सब 8b का है। तो क्या बोलेंगे? वर्तमान पीरियोडिक टेबल के, वर्तमान पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का मतलब आवर्त सारणी, वर्तमान पीरियोडिक टेबल के, वर्तमान पीरियोडिक टेबल के 8th, 9th और 10th यानी 8वां, 9वां और 10वां वर्ग का जो तत्व है, 10th वर्ग का तत्व है, वह पहले के जमाने का, उसी को 8b का तत्व कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 8a में, तो आपने कह दिया शून्यवां वर्गीय, 18वां वर्गीय अक्रिय गैस। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 8b में कौन कौन होता है, तो याद रखना जो अभी पीरियोडिक टेबल देख रहे हो उसमें 8वां, 9वां और 10वां वर्ग में तत्व है। अब बता देते हैं 8वां, 9वां और 10वां में कौन कौन होगा? आयरन होगा, उस वाला वर्ग, कोबाल्ट होगा और निकल होगा। कौन वाला? आयरन के नीचे वाला जितना तत्व हुआ ग्रुप में, उसके बाद कोबाल्ट के नीचे जितना हुआ और निकल के नीचे जितना तत्व है ना, वो सब है आपका 8b का। तो इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लो कि 8b में कौन कौन सा आता है। चलिए ठीक है, 3a में कौन सा आता है? देख लो, 3a में बोरॉन के नीचे जितने भी तत्व हैं वो सब आ जाएंगे, बोरॉन के नीचे वाला। 1a में हाइड्रोजन वाला ग्रुप का जितना तत्व है सब आ जाएगा, बोरॉन वाला ग्रुप का तत्व, हाइड्रोजन वाला का। और 4a में कार्बन वाला का जितना भी है ग्रुप वाला तत्व वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 3a में कौन आ गया? बोरॉन, 1a में हाइड्रोजन, 4a में कार्बन ग्रुप वाले तत्व आ गए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अजनबी गैस किस नोबल गैस की बात होती है? अजनबी गैस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज गैस, है ना। स्ट्रेंज गैस को अजनबी गैस कहा जाता है और ये होता है बाबू जीनॉन। जीनॉन जो होता है ना, ये क्वेश्चन किसका था थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे निशांत कुमार समदर्शी, और ये क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे कि अजनबी गैस, स्ट्रेंज गैस, लिख लो बाबू आपका आंसर ज़ेनॉन। और ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा ये भी जरूरी है, इधर भी पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं हम 4 नंबर का। चलिए, अब 4 नंबर का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इस चीज को आप लोग देखिए फटाफट से, और देखिए अगर डिस्कशन पसंद आ रहा है तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव से अलग हो जाते हैं? पूर्ण वयस्क छोटे जीव से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, छोटे जीव अपने से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। चलिए इसका जवाब दे दीजिए फटाक से, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के, अच्छा तो हम जो बात कह रहे थे, हम जो आपसे बात कर रहे थे वो ये था, आपको आपके सवाल का जवाब दे रहे थे कि देखिए एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जम के मेहनत आप लोग को करना है। ठीक है, और हम आपसे माने कि हम प्रयास करेंगे कि आपके साइंस में जितने भी दिक्कत होते हैं उनको हम लोग हल कर लें। और जहां तक आप लोग के सवाल का जवाब है तो आप लोग सवाल जरूर पूछिए, लेकिन पहले थोड़ा डिस्कशन भी साथ साथ कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमसे, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। और अगर डिस्कशन पसंद आ रहा है तो फिर से एक बार वही बात बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए। और क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं? और आंसर हमारे पास सही सही आ गया है आप लोग का।
और ये आंसर कुछ लोग तो थोड़ा सा गलत भी दे रहे हैं। आंसर हो जाएगा बालक मुकुलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई जीव है, सपोज कर लो, ये ज्यादातर देखा जाता है किस में, तो एग्जाम्पल लिख लेना, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है ईस्ट में। याद रखना, ईस्ट है ना, खमीर जिसको आप लोग कहते हो, ईस्ट। इसके अलावा ये देखा जाता है किस में, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, हाइड्रा। हाइड्रा तो सब लोग पहचानता होगा, हाइड्रा सिलेंट्रेटा ग्रुप का तत्व होता है ना, तो ये हाइड्रा होता है, ऐसा ऐसा वाला देखा होगा, वो जीव होता है हाइड्रा। तो इसके शरीर में क्या होता है ना कि छोटा सा जो होता है वो बड बन जाता है, छोटा सा बड बन जाता है। अब यहाँ पर मान लो कि हम छोटा सा यहाँ पर बड बना दिए, ये छोटा सा मान लो बड बन गया। बड बने होता है कली का। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है और कुछ समय बाद ये बड जो होता है, ये वाला जो बड होता है, ये शरीर से अलग हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है मुकुलन। और मुकुलन जो होता है, एक बार समझ लीजिए फिर से, ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। बात समझ गए? दूसरा नंबर आ जाइए विखंडन, ऑप्शन। विखंडन का मतलब होता है सीधा सीधी, एक जीव है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ और दो छोटे छोटे भागों में टूट गया, तो ये होता है विखंडन। बाइनरी फिक्शन आप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में विखंडन को बाइनरी फिक्शन भी कहा जाता है। देख लीजिए, जिनको हिंदी में दिक्कत है वो उनके लिए लिख रहे हैं, इंग्लिश बाइनरी फिक्शन, विखंडन। और ये जो विखंडन होता है बालक, ये होता है, देखिए एक ही प्रकार का कमेंट मत कीजिए राहुल कुमार, हम देख रहे हैं सर मैथ कब होगा, अभी साइंस कर लीजिए, मैथ्स वाला भी बताएंगे, बहुत जल्दी शुरू होगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्वेश्चन बना लिया जाए, एक ही टाइप का कमेंट आपका बार बार आ रहा है लगातार। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बाइनरी फिशन, तो ये विखंडन जो होता है ना, ये होता है आपके अमीबा में। तो इसका अगर पूछेगा कि विखंडन किस जीव में होता है, तो इसका देख लो, ये होता है अमीबा में, ठीक है। पुनर्जनन, पुनर्जनन का मतलब होता है कि कोई जीव का, देखो पुनर्जनन आपने सुना होगा, रीजनरेशन इंग्लिश में कहते हैं। छिपकली का पूंछ थोड़ा सा कट गया और फिर से देखना कि वहां से क्या होता है कि फिर पूरा पूंछ निकल जाता है, यहां से कटा उतना भाग तो हट जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा उसका पूंछ वापस आ जाता है, तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। कुछ जीव में पुनर्जनन जो होता है वो प्रजनन की एक विधि भी होती है, याद रखना, कुछ जीवों में पुनर्जनन प्रजनन की विधि भी होती है। और इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और ये एग्जाम्पल आप सब लोग याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, और ये है प्लेनेरिया। बात समझ लो, ये है आपका प्लेनेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन भी होता है। लास्ट आ जाइए बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है कि एक बड़ा सा माने एक जीव होता है, मान लो ये एक जीव है और ये छोटे छोटे कई टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे, तो मल्टीपल फिशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। और फिर ये स्वतंत्र, सब एक स्वतंत्र जीव बन गया, तो ये जो होता है ना, इसको बहुविखंडन कहते हैं। और ये जनरली देखा जाता है आपके बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु में। इसके अलावा ये देखा जाता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम तो आप लोगों को मालूम होगा, प्रोटोजोआ होता है, तो प्लाज्मोडियम में और बैक्टीरिया में आप देखिएगा कि होता है बहुविखंडन, यानी मल्टीपल फिशन। देखिए एक एक ऑप्शन हम डिस्कस कर दिए। किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग होता है। देखो ये एक छोटा सा जीव है, अपने जनक शरीर से अलग हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से डिटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ से अलग हो जाएगा, और फिर ये पार्ट अलग होकर के एक पूरा फिर से ये एक नया छोटा सा हाइड्रा बना लेगा, ये हाइड्रा का बच्चा हो गया। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं मुकुलन या बडिंग। विखंडन में एक बड़ा जीव दो छोटे छोटे जीव में विभक्त हो जाता है, ये होता है अमीबा में। मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में। पुनर्जनन, शरीर का कोई हिस्सा कट गया, वो पूरा एक जीव बन गया, तो ये हो गया प्लेनेरिया में। और बहुविखंडन होता है बैक्टीरिया में और प्लाज्मोडियम में। चलिए ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, और आप लोग का कमेंट भी थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, एक संतोष कुमार का क्वेश्चन आ रहा है कि क्रांतिक ताप क्या होता है। ठीक है, चलिए हम क्रांतिक ताप के बारे में आपको बताते हैं, तब तक आप लोग मेरा भी क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। और आप लोग कमेंट वार मत कीजिए, जिनको जो कमेंट करना है उसको कमेंट करने दीजिए, आप लोग उस पर परेशान मत होइए। हम सब कमेंट देखते रहते हैं, कोई दिक्कत उसमें हमको नहीं होता है।
तो आप लोग जब तक 5 नंबर का आंसर बताइए और हम आपके क्रांतिक ताप का जवाब दे देते हैं। देखो क्रांतिक तापमान क्या होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान, बात समझ लेना, वह न्यूनतम तापमान जिससे अधिक तापमान पर किसी भी गैस को कितना भी दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। मान लो कि किसी गैस का क्रांतिक तापमान है, सपोज कर लो -50, एक एग्जांपल दे रहे -50, तो -50 से अधिक तापमान पर अब कितना भी प्रेशर लगा दीजिएगा, गैस कभी द्रव में नहीं बदलेगा। उस तापमान को क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। वह न्यूनतम तापमान जिससे अधिक तापमान पर कितना भी दाब लगाकर आप गैस को द्रवित नहीं कर सकते हैं, उस तापमान को क्रांतिक तापमान यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। और अब हमारे ख्याल से आपको जवाब मिल चुका होगा। और अब चलिए आप लोग मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 5 का आंसर नंबर देख लो भैया। क्वेश्चन आप लोग का बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, धन्यवाद आप लोग को। और चलिए बताइए जवाब, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कौन करेगा बालक, जल्दी जवाब दे दीजिए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिए आंसर सब लोग सही दे रहे हैं, है ना। जितेंद्र कुमार का सही आंसर आ रहा है, जितेंद्र कुमार का सही आंसर आ रहा है और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जानते हैं तना और जड़ में वृद्धि करता है कोशिका दीर्घन द्वारा। कोशिका दीर्घन द्वारा तनों और जड़ों में वृद्धि करता है ऑक्सिन। जिबरेलिन जो होता है, लिखते चल जाना है तो आप देखिएगा, बाद में आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए या कॉपी कलम लेकर के बैठिए। आप लोग का हम सब सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। सब सवाल का आप लोग का जवाब मिलेगा, चिंता नहीं करना है, सिर्फ मन लगा करके पढ़ना है। रेशम कुमार भी आंसर सही दिए हैं, चंदन कुमार का भी सही है। आप लोग को बस ठीक है इसी प्रकार का बात करना है। एक क्वेश्चन और आ रहा है, निशांत कुमार, समदर्शिका स्पर्म में किस प्रकार का विभाजन होता है। देखो स्पर्म का मतलब क्या हुआ, शुक्राणु। शुक्राणु क्या हुआ, प्रजनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल है, तो उसमें मियोटिक विभाजन होगा। हिंदी में उसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो हमारे ख्याल से निशांत कुमार को अगर जवाब मिल गया है तो फिर एक लाइक दबा दीजिएगा आप, है ना। और आ जाइए, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, आंसर हो गया साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो होता है तना और जड़ का वृद्धि के लिए होता है, तना और जड़ के वृद्धि के लिए जरूरी है ये हार्मोन, इतना तो आपको पता ही होगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये सुप्त अवस्था प्रेरित करता है, सुप्त अवस्था प्रेरित करता है। इसके अलावा फूल पत्ती प्रेरित करता है, इसके अलावा फूल पत्ती इत्यादि को भी, है ना, गिरने से कंट्रोल करता है, यानी फूल पत्ती झड़ने का नियंत्रण भी, झड़ने का नियंत्रण करेगा, ये झड़ने का नियंत्रण करेगा कौन, एब्सिसिक एसिड। जिबरेलिन जो होता है मेनली पौधे की लंबाई, तने की लंबाई बढ़ाता है, लंबाई तने का बढ़ाएगा। और इसके अलावा ये आपका क्या करेगा बताते हैं, ये आपका अंकुरन यानी सुप्त अवस्था को भंग करके अंकुरन प्रेरित करेगा, अंकुरन प्रेरित करेगा, सुप्त अवस्था को भंग करके अंकुरन प्रेरित करेगा।